हाँ, सब ठीक है। मंच पर विराजमान ट्रस्ट के चेयरमैन श्री आर.एन. पंडिता जी, फॉर्मर डीजी कुलदीप हुड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल जी, पूर्व एमएलसी अजय भारती जी, फाउंडर मेंबर ऑफ ट्रस्ट हीरालाल जी, मोतीलाल जी, के खोड़ा जी, स्वामी कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे और अपना योगदान दे रहे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, जब हम जम्मू कश्मीर की धरती पे आते हैं तो एक बड़ा विचित्र और मिश्रित अनुभव होता है, क्योंकि किताबों में तो हमें यह पढ़ाया जाता है कि आज़ादी बगैर एक भी खून की बूंद बहाए मिल गई थी, मगर आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाए रखने की कीमत में खून की कितनी धाराएं बहानी पड़ी थी, वो अगर देखना है तो इस धरती पे आके देखने को मिलता है। विचित्रताओं की सीमा सिर्फ यहीं पर नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व के दौर में जो लोग दावा करते हैं स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा, उनमें से शायद कोई भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ना अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस की गोली से मारा गया, ना फांसी हुई, ना काला पानी हुई, और लाला लाजपत राय जी को छोड़ दें तो लाठियों से घायल होने की भी स्थिति नहीं हुई। परंतु हमारा तो हम लोगों का एक अलग स्नेह है। स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक शहीद यदि हुए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ से। विचित्रता सिर्फ इतनी नहीं है, विचित्रता यह है कि भारत के जितने भी भिन्न भिन्न प्रांत और क्षेत्र हैं, सबके नाम प्राचीन काल में कुछ और थे और आज बदल गए हैं, मगर सिर्फ एक कश्मीर ही वो क्षेत्र है जो प्राचीन काल में नाम था। यदि नीलमत पुराण में कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया इज द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो सर्वाइविंग सिविलाइजेशन की जो सर्वाइविंग स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट कश्मीर करता है। परंतु उसके बाद भी विचित्रता सिर्फ यही नहीं रुकती। आज़ादी मिलती है और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, और देखिए साहब, उसमें भी बड़ी विचित्र बात होती है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 47 को और 24 अक्टूबर 47 को एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ, तो उस समय तक शायद ये शोध का विषय होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई मामला गया भी था उससे पहले कि नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 2 साल पहले बना था, 24 अक्टूबर 1945। यूएन की कोई हैसियत नहीं थी, कोई इसको मानता नहीं था, सोवियत ब्लॉक तो मानता नहीं था, चाइना उसका मेंबर नहीं था क्या उसमें भाई? मुझे लगता है जो लोग कोई विपरीत विचार रखते हैं उन्हें शोध करना चाहिए और शोध करके बताना चाहिए कि कश्मीर से पहले यूनाइटेड नेशन में कौन से मैटर गए थे। और उस समय तक भारत का सेना अध्यक्ष अंग्रेज थे। माउंटबेटन 30 जून 1948 तक थे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अंग्रेज था। भारत का एयरफोर्स चीफ गेराल्ड गिब्स 1954 तक रहा अंग्रेज। नेवल चीफ 1957 तक रहा। तो भाई यूएन क्यों गए? जब दोनों तरफ अंग्रेज चीफ थे तो माउंटबेटन से कहते कि भाई उनसे कहो कि हमारे इलाके से हट जाए। इसलिए वो भी एक विचित्र प्रश्न है। अब चलिए साहब, दुनिया में सीज फायर हमेशा हारती हुई फौज करती है, हम जीतती हुई फौज ने हमने कर दिया। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था ना कि बस 2 दिन 3 दिन और मिल जाते तो पूरा पीओके हमारा होगा। अब सुनिए साहब, जो हारती हुई फौज होती है, जो मुल्क छोटा होता है, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता है। हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे और हम यूएन में चले गए। विचित्रताओं का तो सिलसिला ही समाप्त नहीं होता है। आजादी के बाद एक ही प्रांत जिसका एक हिस्सा हम वापस नहीं ले पाए, वो उस प्रांत का जहां से वो राजा हुआ था जिसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ललितादित्य मुक्ता पीठ, जिसका कैस्पियन सी तक रूल था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया जिसके कंट्रोल में था, वो इलाका आज़ादी के बाद हमारी सामर्थ्य होते हुए हमारे हाथ से निकल गया। इस बात की पीड़ा और विचित्रताएं बहुत एक अलग अनुभव देती हैं। आज हम जिनकी स्मृति में आए हुए हैं
प्रेमनाथ भट्ट जी 27 दिसंबर 1989 के दिन जो उनका बलिदान हुआ, ये वो दौर था जब उस विचित्रताओं की चुनौती बहुत विकराल रूप में सामने आ गई थी। क्योंकि 1989 वो दौर था जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में 10 साल ऐसे थे, 1988 से 1998 तक, जब श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी गवर्नर भी झंडा नहीं फहरा सकता था। मुझे लगता है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में इससे बड़ी चुनौती उसके नेशनहुड को नहीं हो सकती थी। उस दौर में प्रेमनाथ भट्ट जी जिस दृढ़ता के साथ, जिस साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों में खड़े हुए, मुझे लगता है इसके लिए हम सब दिल से उनके कृतज्ञ और आभारी हैं। और उन्होंने, मुझे याद है, मैंने उनके बारे में थोड़ा ही बचपन में पढ़ा था, उन्होंने 1988 में, नवंबर 1988 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था सॉफ्ट पावर दैट इज इंडिया। हम इतनी सॉफ्ट पावर हैं कि दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तक हमेशा कमजोर और छोटा कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। हम बड़े और ताकतवर होकर सिर्फ बाहर जाके कहते रहते थे कि छोटा कमजोर हमको सता रहा है, मगर वो जो उनकी पीड़ा थी, जो 15 नवंबर 1988 को उन्होंने आर्टिकल में लिखी थी, सॉफ्ट पावर दैट इज इंडिया। आप याद करिए 1989 में जब नीलकंठ गंजू जी की हत्या हुई, तब भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर गवर्नमेंट लेकर राजीव गांधी जी बैठे थे, 400 की मेजॉरिटी। तो वो दौर जिसमें उन्होंने उस चुनौती को सहा, निश्चित रूप से वो भारत के लिए बहुत चुनौतियों का दौर था। और इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए जो कार्य किए वो बहुत अभिनंदनीय है। कि विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी का, वहां अनंतनाग और अन्य जिलों में उसके केंद्र स्थापित किए, अर्थात पूरे राष्ट्र का एकीकरण दक्षिण से लेकर उत्तर तक, उसके प्रति ऐसी अटूट प्रतिबद्धता। और जब उन्होंने विवेकानंद केंद्र के यहाँ कार्य शुरू किया तो मुझे एक और चीज भी याद आती। विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में, मगर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व अमरनाथ आए थे। और ऐसा मैंने पढ़ा था कि वहां 1901 में, और बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान लगा के देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। और आप कुछ भी कहिए, महापुरुषों के वचन ऐसे नहीं जाते हैं। 1 शताब्दी 2002 में पूरी हुई, और जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-03 में हम पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2002-03 में हमारी इकोनॉमी की रफ्तार इतनी हुई कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा की जाने लगी। 2002 के बाद ही इंडिया एक प्रोमिनेंट कंट्री के रूप में उभरना शुरू हुआ। आप सोचिए कि उस दौर में प्रेमनाथ भट्ट जी ने जो विजन दिया था सॉफ्ट स्टेट, उसकी कीमत 2019 तक इस देश ने चुकाई। उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व एक आर्टिकल लिखा कि भारत सरकार का उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस कदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया है कि यहां के अधिकारी आतंकवादियों को कार्रवाई की सूचनाएं पहले से देने लगे। वो स्वयं बलिदान हो गए इस एकीकरण के लिए, मगर अफसोस की बात यह है कि उसके बाद भी हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आई, और वो सुलह की शक्ल को संवारने में ऐसे लगे रहे कि हालत ये हो गई कि हमने बचपन में एक पंक्ति सुनी थी कि बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा। वितस्ता झेलम का प्राचीन वैदिक नाम है। बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। वो झुलसता गया, आग में फंसता गया, परंतु दिल्ली में बैठे हुए लोग और यहां चंद परिवारों के लोग आपस में केवल, जिसे कहते हैं, मुखौटा लगाकर उसे बचाने का प्रयास करते रहे। और ये हालात क्यों पैदा हुए? इस हालात में कई प्रश्न वहां से शुरू होते हैं कि जब 1947 में सारे महकमे रियासतों के सरदार पटेल के पास थे, तो नेहरू जी ने यह महकमा अपने पास क्यों रखा था? पहला प्रश्न। दूसरा, आप सबको शायद ध्यान होगा कि 24 अक्टूबर 1947 को जब एक्सेशन डॉक्यूमेंट महाराजा हरि सिंह ने
साइन करके दे दी। उससे पहले गुरु गोलवलकर को भी एक बार बुलाया गया है और उन्होंने महाराजा हरि सिंह को इस बात के लिए तैयार किया। अब यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 1946 में शेख अब्दुल्ला ने जो आंदोलन खड़ा कर रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, जिस कारण से वो जेल में थे, नेहरू जी ने दबाव बनाया कि उनको जेल से छोड़ दिया जाए, परंतु जब वो नहीं माने तो नेहरू जी खुद श्रीनगर पहुंच गए और उनके इस कार्य से कांग्रेस के सारे नेता चौंक गए। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है कि कांग्रेस के सारे नेता हतप्रभ थे कि नेहरू जी ने ये क्या कर दिया, वहां जाने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आ जाइए, मगर वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि नहीं, वो शेख अब्दुल्ला को छुड़ा कर मानेंगे, और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी अरेस्ट किया। और अब वो आंदोलन क्या था, वो कश्मीर के आवाम का आंदोलन नहीं था। यहां ये भी एक बहुत बड़ी विचित्रता है। अब CIA की जो फाइल्स क्लासिफाइड हुई है, मैं ये नहीं कह रहा उसमें जो लिखा वो ब्रह्म सत्य है या मैं उसको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, मगर अगस्त और सितंबर 1952 में CIA ने एक नोट बनाया था जो कि पिछले यानी 1945-46 के कश्मीर के ऊपर था। क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि 50 साल के बाद वो डिक्लासिफाइड कर देते हैं। 2002 में वो डिक्लासिफाइड हुआ, कोई भी जाकर वेबसाइट से भी चेक कर सकता है। उसमें कहा जा रहा था कि वो आंदोलन कम्युनिस्टों के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें कहीं ना कहीं सोवियत रूस का हाथ था, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट बने और वहां एक पपेट गवर्नमेंट रहे तो भारत के अंदर आने का, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के थॉट में ही चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, आने का एक बड़ा पैसेज बनेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि उस जमाने में भी कहा गया कि वो आवाम का आंदोलन था, जबकि अब जो दस्तावेज बताते हैं वो देश के काम तमाम करने का आंदोलन था। और आज भी जब ये बात आती है, कुछ समय पहले 2019 के धारा 370 समाप्त होने से पहले कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई, जबकि आपको ध्यान हो एलानिया जाकिर मूसा ने कहा था कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। इसके बावजूद सब उस पर मौन धारण करते रहते, यानी 70 साल तक वही स्थिति चलती रही। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जब उसके बाद 1953 में शेख अब्दुल्ला ने अपनी बात पलट दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद अपने लेटर में लिखा है कि मेरे से गलती हुई, जो मैंने सोचा था उस ढंग का नहीं हुआ, और अब ये अलग प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। और आप सबको शायद जिन्होंने का इंटरेस्ट होगा उन्होंने जरूर देखा होगा, जब उनपे देशद्रोह का मुकदमा चला 1959 में, कोर्ट में खड़े होकर भारत सरकार के वकील के रूप में GS पाठक ने, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे भारत के, उन्होंने उन पे जो चार्जेस लिखे हैं वो आज के जमाने में बिल्कुल आतंकवादी गतिविधियों वाले हैं। उन्होंने कहा देश के लिए एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, सबवर्सिव एक्टिविटी के काम कर रहे हैं, और उसके जेल में थे। मगर आश्चर्य, हम लोग को लगता है घटनाएं आज ही हुई हैं, मगर साहब कुछ पता नहीं क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1964 को सडनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे चार्जेस विड्रॉ कर लिए और उनको छोड़ दिया, और मई 1964 में उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। पता नहीं किस भूमिका के तहत 27 मई को 1964 को नेहरू जी की डेथ हो गई, और फिर वो वहां से इजिप्ट, अल्जीरिया, जाने कहां कहां चले गए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में, और उन्होंने जाकर इजिप्ट में और अल्जीरिया में भारत के खिलाफ अनेक प्रकार की बातें की। फिर जब वो लौट के आए तो उनको गिरफ्तार करके तमिलनाडु भेजा गया। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, और फिर इतना ही नहीं, संदेह और विचित्रता इतनी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहुंचे तो उस समय परमिट देना भारत सरकार का काम था, तो पठानकोट के आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता था अगर परमिट नहीं है। जैसे कोई ये कहे कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है तो मैं इमिग्रेशन में कैसे क्रॉस कर गया, फॉरगेट अबाउट वीजा, पासपोर्ट ही नहीं है तो इमिग्रेशन कैसे क्रॉस कर गया। मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्रॉस करने दिया गया। यह मन में संदेह पैदा होता है, चलिए क्रॉस करने दिया गया तो अंदर आके अरेस्ट कर लिया जाता। वो जम्मू पार कर गए, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, और किस धारा में अरेस्ट किया गया? इल्लीगली अंदर आने की धारा में नहीं, शांति व्यवस्था भंग करने की धारा में। अच्छा चलिए, उनको अगर यही अरेस्ट किया गया था तो जम्मू के जेल में रखा जा सकता था, नहीं, उन्हें फिर रात भर का सफर कराकर श्रीनगर ले जाया गया और वहां की जेल में रखा गया। ये क्यों किया गया? मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर वो पंजाब में अरेस्ट हो जाते
तो भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से तुरंत उनको बेल मिल जाती। कश्मीर में आने के बाद अब यहां का स्पेशल लॉ लागू होता था और उसमें भी अनरेस्ट फैलाने वाली धारा के तहत किया गया और फिर श्रीनगर ले जाकर रखा गया। ये सारी की सारी बातें मन में बहुत संदेह पैदा करती हैं कि जो कुछ कश्मीर के साथ हो रहा था वो अपने आप में बहुत संदिग्ध और भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की दुखद मृत्यु या संदिग्ध परिस्थितियों की मृत्यु के बाद